बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो पैटर्न है उसने हर एक चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5 पार्ट्स में फर्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेकंड है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, थर्ड इज MCQs, फोर्थ इज fill in the blanks एंड लास्ट वन इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ऐसे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें कि हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। आज हम करेंगे MCQs। ठीक है, MCQs के पहले एग्जांपल्स करेंगे जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये है आपका वीकली प्लानर। nginfinityclasses.com पर हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, एक बार जाकर गो थ्रू जरूर कर लेना और वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी वहां पर फ्री क्लासेस चल रही हैं स्टार्टिंग में, एक बार आप एनरोल कर लोगे तो आप पूरे साल के लिए उसको एक्सेस कर पाओगे बेटा। ये वीक 1 का जैसे ये वीकली प्लानर है यहाँ पर वीक 1 का आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे वहां पर आपको पूरे साल का वीकली प्लानर मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें कि हमने 6 नवंबर 2026 को आपका कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे रिवीजन स्टार्ट। द लाइव डाउट सेशन चल रहे हैं, रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं, उनके डिस्कशंस भी चल रहे हैं। एक बार जाकर वहां पर वेबसाइट को गो थ्रू जरूर कर लेना। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये रिलेशंस एंड फंक्शंस के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल। अच्छा, और इसके बाद हम कर चुके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम आए हैं एमसीक्यूज पर और इसके बाद हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, वो हम एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हम करते हैं एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल 17। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन। जो आर है वो रिलेशन है, ठीक है, जो एक आर रिलेशन है सेट एन पर, नेचुरल नंबर्स पर। जो आर रिलेशन डिफाइंड है, कहां पर डिफाइंड है, एन क्रॉस एन पर, डिफाइंड बाय एन इज रिलेटेड टू एम, एन एम से रिलेट होगा इफ एन डिवाइड्स एम। इसकी वर्डिंग्स को समझना, इफ एन डिवाइड्स एम, अगर एन एम को डिवाइड करता है तभी एन जो है एम से रिलेटेड होगा। अगर हम इसको ऐसे लिखकर देखें ऑर्डर्ड पेयर में, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर एन जो ये है वो एम को डिवाइड करेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट को अगर डिवाइड कर रहा है तो ये हमारे रिलेशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसकी दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती है, इफ एम इज डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अगर इन दोनों लैंग्वेज में से कुछ भी आते तो सेम ही चीज है, इफ एम इज डिवाइडेड बाय एन। अगर एम एफ से डिवाइड हो रहा है या फिर एन एम को डिवाइड कर रहा है, दैट इज द सेम थिंग। अब इसके अंदर आप चेक करो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, यही सब चेक करना है हमें। पूरे चैप्टर में यही करते करते हम सब कुछ रिपीट कर रहे हैं तो बोर भी हो चुके हैं। ठीक, अब इसके अंदर देखो एन, अगर एन एन, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे, एन एन, ऑब्वियसली एन डिवाइड्स एन। ठीक है, हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, तो ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ये रिलेशन कैसा है आपका, रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करते हैं आपका सिमेट्रिक के लिए, अगर ये इफ एन एम बिलोंग्स टू आर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली एन डिवाइड्स एम, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एन डिवाइड्स एम। ठीक है, इफ, अब यहाँ पे समझना, इफ एन डिवाइड्स एन, अगर एन एम को डिवाइड कर रहा है, देन नॉट नेसेसरी दैट एम विल डिवाइड एन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एम भी एन को डिवाइड करेगा। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ न्यूमेरिकल्स में। जैसे मान लो 2 4, 2 डिवाइड कर रहा है एन को, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4, बट 4 डज नॉट डिवाइड 2। ठीक है, 4 डज नॉट डिवाइड 2, यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा। ये चैप्टर जब मैंने करवाया था तभी बताया था, जब हम यहाँ पर ये डिवाइड वाले क्वेश्चंस करेंगे या फिर मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन करेंगे, उसका मीनिंग हमेशा ये रहेगा एग्जैक्टली डिविजिबल।
ठीक है। अगर हम 2/4 करते तो 0 पॉइंट आंसर आएगा आपका, 0.25 समथिंग आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं है, इसको हम अपने में इसमें डिवाइड्स नहीं मानेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो 2 डिवाइड्स 4 बट 4 डज नॉट डिवाइड 2। तो अगर n m को डिवाइड कर रहा है, अगर n m को डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि m भी n को डिवाइड करेगा। गॉट द पॉइंट। तो जो m है n है ये r को बिलोंग नहीं करेगा, किसी किसी केस में कर सकता है पर जनरली नहीं करेगा। और जब हमें इसको बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हम बात करते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट भी ऐसा निकल गया ना कि वो उसको फॉलो नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। मान लो आपके सेट में n एलिमेंट्स हैं, सारे फॉलो कर रहे हैं उस रूल को बट एक नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे कि ये डिसक्वालीफाइड है। ठीक है बेटा, आपकी क्लासेस में होता है ना, आपकी 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, सब बच्चे चुप बैठे हैं, बस एक बच्चा शोर कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या कहा जाता है, ये क्लास बहुत शैतान है। अब इस क्लास से शोर आ रहा है और इस क्लास को हम इस एक्टिविटी में नहीं लेंगे। बहुत बार हो जाता है कि टीचर को गुस्सा आ जाता है, वो नाराज हो जाती है आपकी क्लास से और कहती है कि हम इस एक्टिविटी में आपको पार्ट नहीं दिलवाएंगे या फिर ये क्लास पिकनिक पर नहीं जाएगी। तो यही सीन है बेटा, अगर सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ एक उसमें से एक बच्चा रूल फॉलो नहीं कर रहा तो वो डिस्कार्डेड हो जाता है, हम बोलेंगे वो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है बेटा। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव चेक करने पे। अब ट्रांजिटिव में देखो, इफ n डिवाइड्स m, n m को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, m p को डिवाइड कर रहा है, m डिवाइड्स n, n इसका मीनिंग क्या होगा, n डिवाइड्स m, n डिवाइड्स m और यहाँ पे m डिवाइड्स p, ठीक है, n डिवाइड्स m, m डिवाइड्स p, तो ऑब्वियसली n p को भी डिवाइड करेगा। आप देखो अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 8 को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली 2 4 को डिवाइड करेगा, हर केस में करेगा, इन ईच एंड एवरी केस करेगा। बिकॉज यहाँ पर देखो अगर ये इसको डिवाइड कर पा रहा है तो मतलब यहाँ पर इसका मल्टीपल है, ठीक है, इसका मल्टीपल है। अगर ये इसको डिवाइड कर पा रहा है तो ये इसका मल्टीपल है, तो ये ऑब्वियसली इसका मल्टीपल हुआ ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इसका मल्टीपल हुआ। आप इस वाले केस में भी ले सकते हो, जैसे 3 6 6 9, ठीक है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है और 6 12, ठीक है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है और 6 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 12 को भी डिवाइड करेगा बिकॉज ये इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है। ठीक है, समझ आया ना। तो हर एक केस में ऐसा होगा, देन n p will belong to R as n will divide p, n will divide p। तो इससे हमें क्या समझ आया कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। अब यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो है ही नहीं, यहाँ से भी सिमेट्रिक है ही नहीं, इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता, तो बच्चा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपको बता दूं कि जितने भी नोट्स हैं, अभी जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जैसी ही क्लास ओवर होगी ये भी आपको एनजीए इन्फिनिटी क्लासेस पर अवेलेबल हो जाएंगे और इन नोट्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके एनजीए इन्फिनिटी क्लासेस पर जंप कर सकते हो, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब यहां से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एल डिनोट द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। कोई एक प्लेन है आपके पास, उसके अंदर स्ट्रेट लाइंस है, कोई ऐसी है, कोई वैसी है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है, स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है सारी। लेट द रिलेशन आर, एल जब भी रिलेट करेगी m को, ठीक है, एल रिलेटेड टू m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एल विल रिलेट टू m इफ एल इज परपेंडिकुलर टू m। अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तभी ये रिलेशन में आएंगी। आर इज, तो हमें रिलेशन बताना है वो कैसा है, सेम थिंग। अब देखो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, क्या खुद एक लाइन फर्स्ट के लिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी हो सकती है? नहीं हो सकती, नेवर। ठीक है, जब एक लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है, पैरेलल वाले केस में हम मानते हैं कि ये खुद के पैरेलल है बट खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, बिकॉज जो लाइन है, लाइन का स्लोप है अगर m,
अगर इस लाइन का स्लोप है m, तो जो भी लाइंस इसके पैरेलल होंगी सारी लाइंस का स्लोप होगा m, सारी लाइंस का स्लोप होगा m, ठीक है। अगर इस लाइन का स्लोप है m, अगर जो इसके परपेंडिकुलर होगी तो इसका होगा -1/m। तो इसलिए हम कहते हैं जो सेल्फ लाइन है उसका खुद ही जो स्लोप सेम है, इसका भी स्लोप m है, इसका भी स्लोप m है, तो वो खुद पैरेलल तो है बट परपेंडिकुलर के केस में रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में केस में देखो, अगर ये लाइन है m, ये लाइन को L1 से डिनोट कर देती हूँ, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये L1 L2, ये 90 डिग्री, इसका इसके बीच भी यही रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे कर दूं L2 L1, तो भी ये 90 डिग्री पे रहेंगी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी। अब इसको ऐसे कर दूं तो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। इनको कहीं भी रख लो। अब L2 को पहले लिख दूं तो भी परपेंडिकुलर ही तो रहेगी, दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री का ही रहेगा। तो L1, इसका मीनिंग हुआ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो हम लिख सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, L2 L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। L2 L1 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी केस। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, चाहे वो कोई भी दो लाइंस हो। तो ये कैसा रिलेशन हुआ आपका, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ट्रांजिटिव के लिए हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए बताओ, इफ L1 L2 बिलोंग कर रहा है R को, तो इसका मीनिंग हुआ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, यही मीनिंग हुआ। अगर अब देखो, इफ L2 L3 अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन बात कर रहे हैं हम, अगर L2 L3 इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो L2 है ये L2 है, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, ठीक है। यही L3 बनेगी जिसको L2 के परपेंडिकुलर होना है, तो यही एंगल यहीं आ सकती है, ठीक है। अब क्या L1 L3 में आपको क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, अब हमें L1 और L3 की बात करनी पड़ेगी ना। अब हमें L1 और L3 के बारे में बता, देखो L1 और L3 तो पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। L1 L3 ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, आपस में दोनों क्या है, पैरेलल है, तो वो परपेंडिकुलर नहीं होंगी, तो ये जो है R को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये कैसा रिलेशन हुआ हमारा, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ओनली सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, ये ओनली सिमेट्रिक रिलेशन है। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। अब यहां से देख लो एग्जाम्पल 19, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक फंक्शन आपको डिफाइन है n to n, बी डिफाइंड बाय एक fn आपको गिवन है 2n+3, ठीक है, 2n+3 गिवन है। अब यहां से हमें चेक करके बताना है कि ये कैसा फंक्शन है। 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट यहाँ पर n से डिनोट है, एक n ले लेंगे बिलोंग्स टू इसके डोमेन से, n से, ठीक है, किससे, इसके डोमेन से, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन सेम है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। वैसे ये आपके क्या है बेटा, ये जो आपके एमसीक्यूज होते हैं इसमें कोई भी आपकी एक्सप्लेनेशन चेक नहीं करता, देखते हैं आपका लास्ट करेक्ट आंसर, ठीक है, सिर्फ आंसर देखा जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ठीक। अब इसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगी, मान लो आपका ऑप्शन बी इज द आंसर है, तो आप आंसर कैसे लिख के आओगे, मान लो क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन बी और उसके आगे आंसर जरूर लिख के आना इंजेक्टिव, ठीक है, इस टाइप से आंसर जरूर लिख के आना चाहिए, जो उसका आंसर होता है वो भी एक बार जरूर लिखाना, ठीक। ऑप्शन बी इंजेक्टिव, इस तरीके से आपको आंसर अटेम्प्ट करके आना है। अच्छा, ये जो इतना मैं आपको समझा रही हूँ वो इसलिए होता है ताकि आप चीजों को समझ सको। अगर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगी कि ये आंसर क्यों आया, ठीक है, इसलिए ये तरीका आपको समझाया जाता है। अब n to n एक हमने डोमेन ले लिया। अब इसके अंदर देखो दो एलिमेंट लेते हैं n1 और n2, दो एलिमेंट ले लेते हैं n1 और n2 और फिर लेट करते हैं f ऑफ n1 जो है वो f ऑफ n2 के इक्वल है। अब 2n1+3 इज इक्वल टू 2n2+3, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, 2n1 2n2 के इक्वल है, 2 भी कैंसिल हो गया, n1 इक्वल टू n2। यही हमारी O11 की डेफिनेशन है कि अगर f n1 f n2 के इक्वल है तो n1 n2 भी इक्वल होना चाहिए, तो हम बोलेंगे 1 फंक्शन है। 1 के लिए चेक कर लिया, मतलब कि इंजेक्टिव फंक्शन तो ये आ गया। On2 के लिए क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट अपने कोडोमेन में से लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन में से और y को fx के इक्वल पुट करते हैं। y इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है हमारे पास 2n+1 है, 2n+1 यहाँ पे n लिख लो, ठीक है,
2n+1 है तो y माइनस 3 2n, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहाँ पर चेक करो, जो हमारी डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर्स है और जो को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर्स है। अगर मैं यहाँ से जो y है वो भी 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, n है वो भी 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर अगर मैं 1 ले लूं, y की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो यहाँ पर देखो यार है -2/2 दैट इज -1, जो n इज इक्वल टू क्या आ गया -1, जो कि नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता, नेचुरल नंबर्स में -1 होता ही नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द डोमेन को डोमेन, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द को डोमेन, मैं बहुत बार लिखवा चुकी हूँ आंसर आपको, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द को डोमेन does not have pre-image in its domain, इसकी डोमेन में उसको प्री इमेज नहीं मिल रही। अब y1 है, यहाँ से हमें 1 ले लिया, ये तो -1 आ रहा है ना, -1 आ रहा है तो आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा है, हमारी डोमेन तो ये है नेचुरल नंबर्स की, इसमें -1 कहीं है ही नहीं, तो इसको हमारी डोमेन में अपने लिए प्री इमेज नहीं मिली, तो ये ऑन-टू फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंजेक्टिव। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, दैट विल बी द इंजेक्टिव, दैट ये सिर्फ 1 फंक्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखो सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, एक सेट गिवन है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 3 है, और सेट बी में एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट्स हैं सेट बी में। नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसके अंदर हमें इंजेक्टिव मैपिंग बतानी है। एक बात मैंने आपको पहले भी डिस्कस करी थी कि अगर हमारे डोमेन में और को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, अगर इक्वल होते हैं, अगर n इज इक्वल टू m होता है तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग होती है हमारे पास n फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है ना, तो इसका फैक्टोरियल ले लो चाहे इसका फैक्टोरियल ले लो, एक ही बात है, तो n फैक्टोरियल होती है। बट अभी क्या है, इसमें कम है इसमें ज्यादा है, ठीक, इसमें कम है इसमें ज्यादा है। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन होती है, अब आपको यहाँ पूछ रहा है 1-1 मैपिंग के लिए, तो मैं 1-1 मैपिंग के लिए ही बात करूंगी। 1-1 मैपिंग, एक तो ये कंडीशन हो गई अगर दोनों में इक्वल है, अगर दोनों में एलिमेंट्स इक्वल है, अगर दोनों में एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, अगर दोनों में एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तब बात करते हैं। देखो अगर तो ए ये बी, ये है आपके डोमेन, ये है कोडोमेन, इसके अंदर अगर तो एलिमेंट्स ज्यादा है, अगर इसके एलिमेंट्स को हम डोनेट करते हैं m से और इसके एलिमेंट्स को डोनेट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज n, ठीक है। अगर m ग्रेटर देन n है तो जो इंजेक्टिव मैपिंग की 1-1 मैपिंग की बात कर रहे हैं हम, तो वो 0 के इक्वल होती है, तो 1-1 मैपिंग होती ही नहीं अगर यहाँ पर एलिमेंट ज्यादा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट केस आता है जो कि हमें गिवन है, ये गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इससे लेस है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट आप देख रहे हो, यहाँ पे इसको m से रिप्रेजेंट करती हूँ 3 है और यहाँ पे इसको n से रिप्रेजेंट करती हूँ तो ये 4 है, तो हम इस कंडीशन में है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग होती है npm, ठीक है, npm, तो 4p3 npm जो ज्यादा वाला है, यहाँ पर हमारा केस ही यही है जिसमें ज्यादा, अगर ये कम हो जाएगा तो वो तो 0 हो गए नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग, और ये ज्यादा वाला ही केस है। ये कैसा है, ज्यादा, ये हमारे को डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए। 1-1 मैपिंग की जब बात करेंगे इंजेक्टिव की, तो हमारे को डोमेन में ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन और p परमुटेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, तो 4p3 ये आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 24 के इक्वल होता है। तो 24 मैपिंग्स पॉसिबल है, 24 इंजेक्टिव मैपिंग्स हो सकती हैं, जबकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, अब एक बात और बताना चाहूंगी कि इस केस में 0 क्यों होते हैं। मान लो इसके अंदर आपके एलिमेंट्स ज्यादा है, मान लो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है, अब इसके अंदर कम है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं।
अब इसके अंदर आपको 1-1 मैपिंग बनानी है, 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग, 1-1 हो गई। अब यहाँ पर आपके दो एलिमेंट बच गए 5 और 6। अब दो ऑप्शन है, या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तो आपका फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया तो आपका ये फंक्शन ही नहीं है। अगर इसको फंक्शन बनाना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा, आप इसको मैनी-वन कर दो, आप इसको मैनी-वन कर दो। अब ये फंक्शन है पर ये 1-1 नहीं है। तो इसलिए बेटा इस कॉन्सेप्ट को पूरे को समझो। 3 केसेस होते हैं, मैंने तीनों बता दिए, तीनों केसेस बता दिए मैंने इसके अंदर। अगर तो n इज इक्वल्स टू m है, इस टाइम आप समझना मैं इसको m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो आपका पहला वाला है, मतलब कि जो आपका डोमेन है, और ये जो आपकी कोर डोमेन है, ठीक है, जो डोमेन है उसमें m ले रही हूँ और कोर डोमेन में n ले रही हूँ, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में यही बात करूंगी, m और n से ही रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो इसलिए कंफ्यूजन। जब n इज इक्वल्स टू m है तो n फैक्टोरियल बनते हैं, 1-1 मैपिंग की बात कर रही हूँ इंजेक्टिव की। जब n इज इक्वल्स टू m होता है ना, तो चाहे 1-1 हो, चाहे ऑन टू हो, चाहे 1-1 ऑन टू हो, ठीक है, चाहे इंजेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या फिर बाइजेक्टिव हो, तो आपका आंसर n फैक्टोरियल ही रहेगा। तीनों केसेस में n फैक्टोरियल रहता है, कुछ भी पूछ ले, अगर n इज इक्वल्स टू m है मतलब दोनों सेट्स में इक्वल एलिमेंट्स है। दूसरा केस, अब 1-1 में देखो ये समझ आ गया ना आपको कि अगर यहाँ पर एलिमेंट ज्यादा है, अगर m n से ग्रेटर है तो 1-1 मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हमें इन दो एलिमेंट को, अगर ज्यादा एलिमेंट हो गए तो वहां पे हमें उसको मैपिंग देनी पड़ेगी फंक्शन बनाने के लिए। मैपिंग देते ही वो कैसा हो जाएगा, मैनी-वन फंक्शन हो जाएगा। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक, अब आपको याद रहेगा ना कि ज्यादा वाले इंजेक्टिव 1-1, अभी तो डबल जा रही है, आप ऐसे करके देख लेना एग्जाम्पल लेकर। ठीक, अब यहाँ पर देखो अगर ये लेस है, देखो अब ये कौन सा केस ले लिया हमने, इधर वाला इक्वल वाला केस हो गया, इधर से इक्वल का साइन हटा दो, इक्वल वाला केस हमने कर लिया n फैक्टोरियल का। अब इसके अंदर देखो n, अगर m लेस है, मतलब इसमें यही वाला अपने वाला ही ले लेते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट है। देखो 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग हो गई। उधर रहने तो खाली एलिमेंट, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1-1 की बात कर रहे हैं। ऑन टू की बात करेंगे तो किसी और तरीके से देखेंगे, ठीक है, वो अलग फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से हम 4p3 मतलब 24 अलग अलग से मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक मैपिंग ये हो गई, अब दूसरी मैपिंग मानो 1 2 3 1 2 3 4, एक मैपिंग ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई, मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से आपकी 24 टाइप से आप मैपिंग कर पाओगे। क्लियर है बेटा? यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इस बार इस टाइप के। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 24, फॉर द रियल नंबर्स x एंड y डिफाइन दिस। ये है, अब इसको बताना है कि इरेशनल नंबर है या नहीं है। ये रियल नंबर्स है, ये कैसे है, रियल नंबर है। देखो r दोनों क्या है, रियल नंबर है। x रिलेटेड होगा अगर x माइनस वाई प्लस दिस है, ठीक है, x y रिलेटेड होगा अगर, तो ये कंडीशन है। इस तरीके से लिख लिया। अब इसके अंदर देखो बताना है कि ये कैसा है। अब देखो इसके अंदर फॉर ऑल रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम चेक करें, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर x माइन y की जगह पर भी क्या आ जाएगा, हम x की बात करते हैं ना रिफ्लेक्सिव में, प्लस √2, तो देखो x से x कैंसिल हो रहा है तो ये √2, तो ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। वो कह रहा है जब ये एक इरेशनल नंबर आएगा, इसको पूरा लिख लेते हैं, इज एन इरेशनल नंबर, तभी ये रिलेशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसको चेक किया हमने, x लिया, x कैंसिल हो रहा है, हर एक केस में आ जाएगा, 1-1 कैंसिल हो जाएगा, 2-2 कैंसिल हो जाएगा, 1000 कैंसिल हो जाएगा, या -1 करेंगे वो भी कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे -1 आएगा, -1 +1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ही इस केस में आएगा। तो ये हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे कैसे लिखते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, कौन सा r, रियल नंबर्स वाला r, बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्रिक रिलेशन और उसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन की बात करो, सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो अब हमें चेक करना है वाई और एक्स के लिए। ठीक है, अब वाई और एक्स के लिए चेक करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ x इज इक्वल्स टू √2 और y इज इक्वल्स टू 1 ले लो। ठीक है, x इज इक्वल्स टू √2 और y इज इक्वल्स टू 1 ले लो। देखो √2 माइनस वाई प्लस √2, हम किसकी बात कर रहे हैं? √2 और 1 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? 1। ठीक है, 1 y की जगह क्या आ गया? 1 आ गया। तो √2 क्या आ गया? 2 माइनस 1 आ गया, जो कि ये प्रॉपर क्या बना? इरेशनल नंबर। ये कैसा है? इरेशनल नंबर है। तो यहां से हमें क्या पता चला? √1 जो है आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब इसका रिवर्स चेक करना है ना, तो अब हम चेक करेंगे 1 और √2 के लिए। अब x के प्लेस पर लिखो, x की प्लेस पर लिखो 1। ठीक है, माइनस y की प्लेस पर लिखो √2, यहाँ पे लिखो प्लस √2। देखो ना, माइनस √2 प्लस √2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको क्या बचा? 1, जो कि इरेशनल नहीं है, नॉट इरेशनल। ठीक है, नॉट इरेशनल। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? 1 √2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा। देखो √1 तो आर को बिलोंग कर रहा है, पर 1 √2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये कैसा हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ऐसे ही हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। देखो ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं है। अब ऐसे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? x माइनस वाई प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर y z बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? y माइनस जेड प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर हमें किसके लिए चेक करना है? x और z के लिए चेक करना है। इसके अंदर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लेंगे, अगर x की वैल्यू है देखो √2 और y की ले लेते हैं 1 और z की ले लेते हैं 2 √2। अब इसके अंदर देखो, अगर √2 और 1 की बात करें तो देखो √2 माइनस 1 प्लस √2 किसके इक्वल आ रहा है? 2 √2 माइनस 1 के इक्वल आ रहा है। दैट इज इरेशनल नंबर। ये कैसा है? इरेशनल नंबर है। तो √2 माइनस 1 यहाँ पे लिख रही हूँ। √2 और 1 क्या है? आर को बिलोंग कर रहा है। अब 1 2 √2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 2 √2 प्लस √2। ठीक है बेटा, हमेशा मैंने इन वाले क्वेश्चंस को कराते हुए बोला आप पोजीशंस देखा करो। एक्स वाई जेड में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हमने पहले लिखा है वो इसकी जगह आएगा, जो बाद में लिखा है वो इसकी जगह आएगा। तो इसमें हमें बेसिकली ना पोजीशंस का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसको देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 √2। ये भी कैसा नंबर आ रहा है? इरेशनल नंबर आ रहा है। ये कैसा नंबर आ रहा है? 1 माइनस √2 माइनस 2 रूट में से 2 √2 जाएगा ना, तो ये कैसा आ जाएगा? 1 माइनस √2 आ रहा है, जो कि इरेशनल नंबर आ रहा है। तो यहां से आपको क्या पता लगा कि 1 और 2 √2 भी जो है आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब हमें किस में चेक करना है? √2 और 2 √2 के लिए चेक करना है। अब देखो फर्स्ट वाली पोजीशन पे √2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 माइनस वाई की जगह पर क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 √2 और प्लस 2 √2 है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखो √2 ऐड हो रहे हैं, तो क्या बन जाएंगे? 2 √2 और ये माइनस 2 √2 तो एज इट इज है। तो ये क्या हो गया? देखो प्लस और माइनस सेम थिंग है, कैंसिल हो गई। ये आ गया आपका 0 के इक्वल। और ये क्या है? इरेशनल नंबर नहीं है। ये क्या है? रेशनल नंबर है। 0 आपका इरेशनल नंबर नहीं है। तो आपको क्या पता लगा? √2 जो है और 2 √2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, अभी फर्स्ट टाइम आपको कंफ्यूजन होती है मैम ने क्या ये लर्न किया हुआ है? ठीक है, बच्चे आके पूछते हैं मैम आपको लर्न होगा ना? हाँ बेटा, प्रैक्टिस करते करते देखो हो तो जाता है, क्यों झूठ बोलूं आपको। ठीक, जैसे जैसे प्रैक्टिस करती रहूंगी लर्न होता रहता है, हमें आदत पड़ जाती है। यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं। बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप भी 1-2 बार इसको करके देख लोगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा कि हमने इस टाइप का एग्जाम्पल लिया ही क्यों है। यहाँ पर √2 है, हमें कैंसिल करके दिखाना है, उसको हो ही रहा है ना। आप खुद ही उसको लगाकर देखो, 2-3 एग्जाम्पल लगा के देखो, आपको खुद पता लग जाएगा
कि हमने वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों लिया। क्लियर है बेटा? तो देखो √2 1 बिलोंग कर रहा है, 1 2 √2 कर रहा है, तो 2 √2 नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये कैसा है? सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो है। अब टी बी द सेट ऑफ ट्रायंगल इन द यूक्लिडियन प्लेन, लेट द रिलेशन आर ऑन टी डिफाइंस दिस। एक बहुत बड़ा प्लेन है, इसमें कुछ ट्रायंगल्स हैं, ऐसे 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 बहुत तरीके के ट्रायंगल्स हैं। दो ट्रायंगल तभी एक दूसरे के होंगे जब वो एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। बेटा कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है एग्जैक्टली सेम, ये आपको एनसीईआरटी में भी समझाया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मींस एग्जैक्टली सेम। अब हम चेक कर लेते हैं इसके लिए, आपको समझ आ गया एग्जैक्टली सेम। तो अगर ए दो ट्रायंगल लिए, ठीक है, दो ट्रायंगल लिए ए, ये ए ट्रायंगल है, ये ए ट्रायंगल है, सॉरी ये तो है ही नहीं, ये ए ट्रायंगल है, खुद के एग्जैक्टली सेम होगा ही ना, एंगल्स भी सेम होंगे, साइड्स भी सेम होंगी, सब सेम होगा, तो ये बिलोंग करेगा आर को फॉर एवरी ए, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई, क्योंकि हर एक ट्रायंगल खुद के एग्जैक्टली सेम होता ही है, एग्जैक्टली सेम होता ही है खुद चीज। अब सिमेट्रिक के लिए देखो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, मतलब ए बी के एग्जैक्टली सेम है, ये ए है ये बी है, दोनों एक के एग्जैक्टली सेम है। तो अगर मैं यहाँ बी कर दूं, यहाँ पर ए कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? इसको उठा के इधर रख दिया, इसको उठाकर इधर रख दिया, इनका साइज थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, रहेंगे तो एग्जैक्टली सेम ना। तो बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए इज, इसका मीनिंग हुआ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, तो बी को उठा के इधर रख दिया, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बी ए बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये सिमेट्रिक भी है। ऐसे ही देखो, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मीनिंग क्या हुआ, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन ट्रायंगल हो गए, ए इसके एग्जैक्टली सेम है, बी इसके एग्जैक्टली सेम है, तो ए भी तो एग्जैक्टली सेम हो गया सी के, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब इसकी डायमेंशंस इसके सेम है बिल्कुल, इसके सेम है, तो बीच में बी कॉमन है, तो ए और सी भी तो कॉमन हुए, तो hence we can say that, आप कैसे लिखोगे, hence we can say that A is congruent to C also, तो इसका मीनिंग है A C भी कर रहा है, बिलोंग करो, तो ये कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। ये सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिल्ड्रन है फैमिली में एंड अ रिलेशन इफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कोई एक सेट है, एक फैमिली के बच्चे हैं उसमें, ठीक है। अब रिलेशन कैसा होगा, ए बी, रिलेशन कैसा होगा, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लो, ए सेम एलिमेंट, क्या आप खुद के भाई हो सकते हो, ठीक है, क्या आप खुद के भाई हो सकते हैं? आप बोलोगे मैं अपना भाई हूं, नहीं ना, आप खुद के ब्रदर नहीं हो सकते, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो अब बी के लिए देखो, बी, अगर हम बी ए के लिए चेक करना चाहे तो क्या ये जरूरी है बी ए का भाई होगा? अगर तो देखो ये वाला ऑप्शन है, ए बी का भाई है और बी भी भाई है, दोनों भाई भाई हैं, तब तो बी भी ए का भाई हुआ, लेकिन ए भाई है और बी बहन है, बी सिस्टर है, फीमेल है, तो वो क्या इसका भाई हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस केसेस में ए जो सिस्टर, बी अगर सिस्टर है उसकी, तो वो चाहे उसको वहां बिठा लो चाहे यहाँ बिठा लो, रहेगी तो वही ना, तो जो बी है वो तो सिस्टर हुई, तो वो नहीं हो सकता, ऐसे केस में ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। देखो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब हुआ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अगर बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका भी मतलब हुआ बी इज ब्रदर ऑफ सी, ठीक, बी इज ब्रदर ऑफ सी। देखो ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है, तो ए भी सी का ब्रदर होगा। देखो आपका भाई, ये आप हो, ठीक है, मान लो आप मेल हो, ठीक है, आप बॉय हो इस टाइम पे, और ये आपका ब्रदर है,
ये चाहे यहाँ पर सिस्टर हो चाहे ब्रदर हो, कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पर सिस्टर हो चाहे ब्रदर हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे ब्रदर है, आप भी उसके ब्रदर हो, ये आपका ब्रदर है, आप भी इसके ब्रदर हो, तो ये इसका भी ब्रदर होगा, ऑब्वियसली होगा, बिकॉज यहाँ पर ये मेल पर्सन है, ये आपका भाई है, तो आपकी सिस्टर का या आपका ब्रदर कुछ भी हो यहाँ पर, तो वो ये उसका ब्रदर होगा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर देखते हैं, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखो, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आ सकता है, ठीक है। और भी चेक कर लेते हैं, नाइदर सिमेट्रिक, नो, नहीं सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक बट ये तो इनवर्स दिया हुआ, यही है बेटा, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। अब यहां पर देखो, नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, एक सेट आपको गिवन है 1 2 3। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। एक सबसे मैंने आपको बताया था सबसे छोटा रिलेशन क्या होता है, 3 3, ये क्या होता है, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ये होता है। अब R2 में ये भी हम कर चुके हैं, 1 1 2 2 3 3। अब इसमें एक एलिमेंट ऐड कर दो, 1 2 2 1, ठीक है, ये कैसा है, ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं अगर यहाँ पर A क्रॉस A करके दिखा दूं, एक बार लिख देती हूँ आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा A क्रॉस A, A क्रॉस A मतलब 1 2 3 अगेन हो रहा है यहाँ पर, ये A क्रॉस A हो गया। तो 1 1 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2, ये हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन, ये पूरा A क्रॉस A है, ठीक है, ये पूरा A क्रॉस A है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स रिलेशन में हो ही नहीं सकते, बिकॉज जो रिलेशन है वो A क्रॉस A का ही तो सबसेट होता है। अब ये हो गया R2। देखो, जब हम एक एलिमेंट, देखो 1 2 ऐड किया तो 2 1 ऐड करना ही पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए, और 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी है, ये ट्रांजिटिव है। ऐसे देखो R3 1 1 2 2 3 3। अब 1 2 ना लेके ना मैं 1 3 और 3 1 वाला पेयर ऐड कर देती हूँ, 1 3 3 1 वाला पेयर ऐड कर देती हूँ, अभी भी ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब R4 देखो, 1 1 2 2 3 3। अब ये वाले पेयर्स ना लेके मैं लास्ट वाला जो पेयर बच गया ना मेरा, ये 2 3 और 3 2 वाला, 2 3 3 2 वाला, ठीक है। ये तो देखो सिमेट्रिक के लिए हमें ये दोनों साथ में ऐड करने ही पड़ते हैं ना, सिमेट्रिक सिटी नहीं आएगी नहीं तो ये हमारे कैसे है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और हमेशा मैंने आपको क्या बताया है, हमेशा मैंने आपको बताया है कि जो ये रिलेशन होता है ये तो ऑलवेज इक्विवेलेंस होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है इक्विवेलेंस रिलेशन और ये बिगेस्ट होता है, इससे बड़ा कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 एंड 2 3। ये आपके यहाँ पर 5 इक्विवेलेंस रिलेशन आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक। अब इसके अंदर एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ, यहाँ पर मान लो R2 डैश के नाम से लिख देती हूँ इसको अगर मान लो मैं 1 1 2 2, ध्यान से समझना, 3 3, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 था, 2 1 था, अब मैं इसी के अंदर 1 3 3 1 ऐड कर देती, 1 3 और 3 1 अगर मैं इसी के अंदर ऐड कर देती, तो अब ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे ऑप्शंस हम बार बार कर चुके हैं। तो देखो 1 2 2 1 1 3 है, देखो 2 1 है 1 3 है, पर 2 3 नहीं है, तो ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होते। तो इसलिए आपने यहाँ पर नोटिस किया, अगर सिर्फ ये 3 एलिमेंट वाला सेट, ज्यादातर मोस्टली यही हमने अभी तक देखा है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग एक बार समझ लो, जब हम इसका एक पेयर ऐड करते हैं, सिंगल पेयर ऐड करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव वाला तो छोड़ दो अलग, इसके अलावा सिर्फ एक ऐड करते हैं तो ये हमारा इक्विवेलेंस रहता है। बट अगर मैं 1 2 2 1 और 1 3 3 1 एक साथ ऐड कर देती तो वो क्या होता है, वो इक्विवेलेंस नहीं रहता, वो ट्रांजिटिव नहीं रहता फिर,
ठीक है, या तो फिर सारे ऐड करो साथ में, या फिर सारे ऐड करो, कोई और ऑर्डर्ड पेयर रह ही ना जाए, और ये ट्रांजिटिव, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो देखा आपने, या तो मैंने ये वाला पेयर ऐड किया, या फिर ये किया, या फिर ये किया। तो इस तरीके से आपके 5 बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। कितने रिपीटिव क्वेश्चंस, अगर आप इनको बार बार कर भी लोगे ना बेटा, सारे एक बार भी कर लोगे, 2 बार भी कर लोगे, तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे सारे ये। सेट दिस बी डिफाइंड बाय दिस देन आर इज, देखो सिर्फ ये दिया हुआ है, देखो ना तो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 1 2 1 3 कुछ भी नहीं है, 1 1 2 2 3 3 सॉरी 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। अच्छा, अब इसमें 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब 1 2 है, ऐसे केस में हमने क्या पता 1 2 है। अब कोई भी एलिमेंट जो 2 से स्टार्ट हो रहा है ही नहीं, समझाया था ना मैंने, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो हम किसके लिए चेक करें ट्रांजिटिविटी? नहीं करेंगे। ट्रांजिटिविटी की तो डेफिनेशन ही यही होती है, अगर ए भी बिलोंग करेगा आर को और बी सी भी बिलोंग करेगा आर को, तभी तो हमें सी मिलेगा, तभी तो हम चेक करेंगे ए सी बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आपके पास सी है ही नहीं, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, बी इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, ऐसे केस में ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अब इधर देखो, एक आपको रिलेशन डिफाइन है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, रिलेशन कब होगा? जब ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और रिलेशन आर ऑन आर, मतलब कि रियल नंबर्स पे डिफाइन है, रियल नंबर्स पे डिफाइन है। आर कैसा हो गया देखो, खुद इक्वल का भी साइन है, यहाँ पे ध्यान देना, इक्वल का भी। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं हम ए के लिए। ठीक है, तो ए इज ऑलवेज, क्योंकि चाहे ये साइन को हो चाहे ये हो, तो ये वाला इक्वल वाला साइन तो जा ही रहा है ना हर एक नंबर के लिए, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, हर एक एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करो, देखो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मीनिंग क्या होगा? ए ग्रेटर देन, वही ग्रेटर देन वाला आ गया ना। मान लो ए ग्रेटर देन बी है, मान लो 3 ग्रेटर देन 2 है, तो क्या 2 ग्रेटर देन 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए आर को बिलोंग नहीं करेगा। और यहाँ पे लिखते हैं फॉर ऑल ए बी। ठीक है, फॉर ऑल, सारे के लिए बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत कर भी सकते हैं पर हमें तो सबसे मतलब है ना, सारे बी ए बिलोंग नहीं करेंगे, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मीनिंग क्या हुआ? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। अगर बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग हुआ बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। ठीक है, यहां से क्या पता चला? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ऑब्वियसली तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ए सी जो है आर को बिलोंग करेगा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, देखो यही आ रहा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। अब ये देखो, यहाँ पर एक आपको सेट गिवन है, एक रिलेशन गिवन है, बस बता दो फटाफट से क्या है ये। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तीनों एलिमेंट्स के लिए ए है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब यहाँ पर देखो 1 2 है, 2 1 नहीं है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, अच्छा ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये ट्रांजिटिव है। तो यहां से देखना, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये वाला भी आ सकता है ऑप्शन। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये तो नहीं आ सकता। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी नहीं आ सकता। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये भी नहीं आ सकता। यही आएगा, रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो दिस ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। 15th पे आ जाते हैं। ये देखो जो मैंने आपको भी बताया था ना, ये जो नंबर ऑफ मैपिंग्स वाले क्वेश्चन है बहुत है भाई, पूरा कॉन्सेप्ट। अभी और भी आएंगे, एनसीईआरटी में भी थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा अच्छे से। अब इसके अंदर अब ये कह रहा है 1 1 एंड ऑन 2, मतलब कि बाइजेक्टिव की बात कर रहा है। यहाँ पे कौन सी मैपिंग की बात कर रहा है? बाइजेक्टिव, मतलब कि 1 1 भी है वो और ऑन 2 भी है, ऐसी मैपिंग की यहाँ पर बात चल रही है। अब 1 1 ऑन 2, अभी इसके अंदर सिर्फ 2 ऑप्शन बनते हैं अगर, तो इसके अंदर और इसके अंदर सेम है, ये m है ये n है, मैंने भी पीछे बताया था, मैं इसी से रिप्रेजेंट करूंगी। और बेटा इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था।
लेकिन अभी जो क्वेश्चन करवा रही हूँ उसको समझ लो, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगी, ठीक है, जल्दी बनाऊंगी सेपरेट वीडियो, पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। पीछे मैंने आपको 1-1 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है, इक्वल वाला केस भी, लेस देन वाला भी और ग्रेटर देन वाला भी, तीनों केसेस मैंने आपके वहां पे क्लियर कर दिए 1-1 मैपिंग के। अब यहाँ पर सिर्फ 2 केसेस बनते हैं, बाइजेक्टिव में सिर्फ 2 केस बनते हैं। अगर तो m n के इक्वल है तो आपकी नंबर ऑफ मैपिंग होती है n फैक्टोरियल। अगर तो n m n के इक्वल नहीं है, चाहे ये ग्रेटर है लेस है डजेंट मैटर, इक्वल नहीं है, तो मैपिंग होती है 0, ठीक। अब आप यहाँ पर देखो, A के अंदर आपके 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, तो n m के इक्वल नहीं है, तो नंबर ऑफ मैपिंग कितनी होगी आपकी 0, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ठीक, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। क्लियर है बेटा? इसके अंदर 2 केसेस बनते हैं बाइजेक्टिव वाले में, इक्वल वाला और नॉट इक्वल वाला। इक्वल है तो n फैक्टोरियल, मतलब m फैक्टोरियल है n फैक्टोरियल एक ही बात है, क्योंकि वो तो इक्वल है, और इक्वल नहीं है तो 0 नंबर ऑफ मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब देखो ये आ गया ना, वहां पर हमने डिस्कस किया था 1-1, अब हमने बात करी थी 1-1 ऑन टू, अब बात कर रहे हैं सरजेक्शन, मतलब कि ऑन टू वाला केस, ऑन टू वाला केस। अब इसको भी एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ऑन टू वाला केस बेटा, अब इसके अंदर भी देखो, अगर तो इसको मैं m से, अभी इसके अंदर भूल जाना, इसके अंदर n एलिमेंट है, अभी इसको भूल जाओ, इसको मैं m से रिप्रेजेंट करूंगी। आप स्टैंडर्ड चीज याद रखा करो, बाद में रिलेट कर लिया करो उससे। इसके अंदर m है, अगर ये आपकी डोमेन है, ये आपकी कोडोमेन है, ठीक है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, मतलब कि ऐसे आपको रिप्रेजेंट है। ये लेफ्ट साइड वाला सेट है, ये राइट साइड वाला है। अगर इसके अंदर m है, n है, अगर तो m इज इक्वल टू n है, तो ये वाली मैपिंग भी n फैक्टोरियल आती है, ठीक है। चाहे ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर m इज इक्वल टू n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो आपका आंसर आएगा n फैक्टोरियल, चाहे वो आपसे 1-1 पूछे, चाहे ऑन टू पूछे, चाहे 1-1 ऑन टू पूछे। क्लियर है? अब बात आती है अनइक्वल वाले केस की। अगर तो यहाँ पर m जो है n, अगर तो यहाँ पर m जो m लेस है n से, मतलब m में कम एलिमेंट्स है, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, ऐसे वाला केस है। अब देखना मैपिंग, ये मैपिंग है, ये मैपिंग है, ये मैपिंग है, ये मैपिंग है। क्लियर है? ठीक है। अब ये यहाँ पर खाली रह गए, ये यहाँ पर खाली रह गए, खाली रह गए, तो ये ऑन टू फंक्शन होता ही नहीं है। ऑन टू फंक्शन का तो मीनिंग ही यही होता है कि पूरी डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है सारे रेंज में आने चाहिए, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए ऑन टू के अंदर। तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मैपिंग हो जाती है 0 इस वाले केस में, अगर आपके कोर डोमेन में एलिमेंट्स ज्यादा है। अगर आपके कोर डोमेन में एलिमेंट्स ज्यादा है तो ऐसे में 0 नंबर ऑफ मैपिंग आती है, ठीक है। 1-1 वाला केस और ऑन टू वाला केस उल्टे हैं दोनों, उसमें इसमें एलिमेंट कम होने चाहिए, इसमें एलिमेंट कम होने चाहिए, क्योंकि देखो हम जो 1-1 है वो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, कोर डोमेन में हमेशा ऑन टू के लिए हम हमेशा इसमें से एक एलिमेंट चेक करते हैं ना कि कहीं वो खाली तो नहीं रह गए। आप देख रहे हो यहाँ पे अगर इसमें एलिमेंट ज्यादा है, इसमें एलिमेंट कम है, तो ये केस है, ठीक। अब आ जाते हैं जब यहाँ पर एलिमेंट कम है, ये m है, इसके एलिमेंट n है, अगर m जो है लेस देन है n के, अगर m n के लेस देन है, वो वाला केस देखते हैं। देखो अब इसके अंदर एक फॉर्मूलाज होता है, नंबर ऑफ मैपिंग होती है, नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग। पूरी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ वही कवर करूंगी, सिर्फ यही टॉपिक्स आपके कवर करूंगी। इसके अंदर देखो इसका फॉर्मूला एक r होता है, r 0 से n तक जाता है, ठीक है। n ये वाला, वो वाला भूल जाओ, n ये वाला मतलब कि हम इसके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो इधर है। अब -1 की पावर r, इसे नोट डाउन कर लेना, -1 की पावर r n कॉम्बिनेशन विद n r और n माइनस r की पावर n। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है आपके नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग। और कौन से केस में, जब m लेस देन है, m सॉरी इधर कम है एलिमेंट्स, तो n लेस देन m, ठीक है। जो इधर वाले एलिमेंट है m जो है ग्रेटर देन है, कुछ भी कह लो, इधर एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए, इधर एलिमेंट ज्यादा है तब बात कर रहे हैं। अगर इधर एलिमेंट ज्यादा है कोर डोमेन में, तो नंबर ऑफ मैपिंग 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब हमारा जो केस है इधर ये वाला बनता है। अब ध्यान से देखना,
अब हमारा केस देखो कौन सा बन रहा है। जो हमारे पास कोडोमेन है उसमें n एलिमेंट्स है। अभी इस n को कंफ्यूज मत करना, इसमें हमारे पास 1 से n मतलब कि n एलिमेंट्स हैं, और जो इधर है इधर 2 एलिमेंट्स है, इधर 2 एलिमेंट्स है। और जो हमारे पास ये है स्टैंडर्ड मैंने बात करी है, तो m जो है हम इसके एलिमेंट्स को डोनेट कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ a को यहाँ पर n है और नंबर ऑफ b जो है वो 2 है। अब इस फॉर्मूले में इसको पुट करो, समीशन r इज इक्वल्स टू 0। देखो 0 से n तक लिखा है तो यहाँ पर n नहीं आएगा, उस हमारे स्टैंडर्ड में n का मतलब हमने लिया है जो कि इसके अंदर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन कितने हैं आपके यहाँ पर 2, ये 2 तक जाएगा। -1 की पावर जहां r है वहां r रहने दो, n वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन 2r। क्लियर है? यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन 2 माइनस r की पावर n। ठीक है, m यहाँ पर क्या है, देखो m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, हमने यही रिप्रेजेंट किया ना पहले वाले सेट के m है, तो m की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा n। तो हमारे क्वेश्चन जो है उसी के अकॉर्डिंग हमें रिलेट तो करना ही पड़ेगा ना, n। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बेटा। अब ये समीशन का साइन है, आप बच्चों को पता होगा कि हम इसको कैसे ओपन करते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। और वैसे भी ये सारे नोट्स जो आपको एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर अवेलेबल हो जाएंगे, जैसी क्लास ओवर होगी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। क्लियर? अब यहां से देखो, अब इसको समीशन के साइन को ओपन करना है, तो सबसे पहले r की वैल्यू देखो, यहां से r की वैल्यू है 0, तो -1 की पावर 0 2 माइनस 0 की पावर n, जहां जहां r है वहां पर n। अब आ जाएगा प्लस का साइन, यही आपका समीशन है। अब r की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से 2 तक, तो अब नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0 के बाद 1, तो प्लस। अब जहां जहां पर r है वहां पर क्या लिखोगे 1, -1 की पावर 1 2 माइनस 1 की पावर n। क्लियर है? अब नेक्स्ट आएगा 1 के बाद आएगा 2 बस लास्ट है, -1 की पावर 2 माइनस 2 की पावर n। क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर आने वाला है। अब -1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अब जब इसको कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 0 किसके इक्वल है आपका 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल हो गया 2 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, और 2 माइनस 0 2 फैक्टोरियल के इक्वल आ गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल किया 1 के इक्वल आ गया। क्लियर है? फैक्टोरियल आप सब बच्चों को सॉल्व करने आते हैं, तो ये 1 आ गया, इसका भी क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, और ये क्या आ गया 2 माइनस 0 मतलब कि 2 की पावर n आ गया, यहाँ पर 2 की पावर n आ गया, प्लस का साइन। अब -1 की पावर 1 तो -1 ही आएगा। अब 2 1 को ओपन करो, देखो ऐसे 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 मतलब कि 1 फैक्टोरियल, तो ये आ गया आपका 2 के इक्वल, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल आ गया, तो ये आ गया आपका 2 के इक्वल। यहाँ पर देखो 2 माइनस 1 मतलब कि 1 की पावर n के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ -1 की स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब एक 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये क्या आ गया 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ये कैंसिल हो गया 1 आ गया। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। 2 माइनस 2 0 की पावर n। अब इसको अगेन सॉल्व कर लो, देखो 1 इंटू 1 2 की पावर n आ जाएगा। यहाँ पे देखो -1 2 1 की पावर n, कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, ये तो पूरा 1 ही हो गया ना। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो 0 की पावर n 0 ही रहेगा, और 0 पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर ये आ गया 2 raised to the power n minus 2, दैट इज ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 1-1 2-2 नंबर के आ जाते हैं, वहीं पे हम मार्क खा जाते हैं। अच्छे टॉपिक है, मतलब इजी है। ये आपने फर्स्ट टाइम अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट ये है नहीं, और ज्यादा लंबे नहीं आते, ऐसे ही आते हैं इसी की तरह 1 या 2 तक ही। ठीक है, 1 या 2 तक ही आते हैं। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से कर लेना, जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पे जनरल फॉर्मूला, ठीक, उसको अच्छे से आप कर लेना।
बेटा इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज जो मैं वीडियो बनाऊंगी, जो भी अपडेट दूंगी ना, आपसे मिस आउट ना हो जाए। जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। अब इसके अंदर देखो fx 1/x के इक्वल दिया है और फंक्शन की मैपिंग क्या है, r से r है, r से r है और x जो है बिलोंग कर रहा है r को। f क्या है, अब ये देखो आपके पास ये डोमेन है r, ये को डोमेन है r के अंदर सब कुछ होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग जीरो भी होती है इसने। अब जैसे ही जीरो आएगा हमारे डोमेन में, जैसे ही जीरो आएगा 1/0 तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। अगर हमें ये इस तरीके से कुछ देता r-0 तो बात बनती ना कि जो हमारा इनपुट वाला बैग है, जो हमारा कोड डोमेन वाला बैग है, उसमें जीरो है ही नहीं। ठीक है, जो पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे ना कि 1 - 1 1 उसने पहले सब्ट्रैक्ट कर रखा है ए में से। ठीक, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम बात करते, लेकिन अभी तो उसके अंदर जीरो है, हमारे बैग में जीरो है, उसने फटाफट से जीरो कैच किया, वो नॉट डिफाइंड हो गया, फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो गया। अब इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम दिस आर बाइजेक्शन, ये चार आपको फंक्शन दिए, इसमें से बाइजेक्शन कौन होते हैं। देखो बाइजेक्शन मतलब जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, बाइजेक्शन वही होते हैं जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इधर से देखो ये तो बाइजेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये 1 1 तो है लेकिन ये बाइजेक्शन नहीं है, मतलब ऑन टू नहीं है। कर चुके हैं हम, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको कि यहाँ पर जो यहाँ बनेंगे, इसके अंदर जो इमेज बनेंगी क्या बनेंगी, 1 8 27 इस टाइप की इमेजेस बनेंगी। जो बीच के नंबर है उनकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं ना, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। ये देखो स्क्वायर वाले नंबर पे भी क्या है, ये ऑन टू नहीं होगा बिकॉज ये स्क्वायर वाले नंबर ले लेता है। ठीक है, अब ये भी अगर आप इसको करके देखोगे ना, अगर आप y = 2x + 1 लेट करोगे और इसको x की फॉर्म में लाओगे, y - 1 = 2x और x की वैल्यू आ जाएगी y - 1 / 2। अगर आपके पास इस टाइप का नंबर आना ना, x = y - y/2, तो अब इसके अंदर देखो जो आपके पास ये क्या है, इंटीजर्स है, y क्या है, इंटीजर है। कोई भी एक इंटीजर लेके देखो इसके अंदर, देखो y की वैल्यू में 2 ले लूं अगर, तो ये क्या आ जाएगा 2x, सॉरी x क्या आ जाएगा 2 - 1/2, तो x यहाँ से क्या आ गया 1/2, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा, जो कि इंटीजर्स को बिलोंग कर ही नहीं रहा। x कहाँ पर है, x के हमारे बैग में तो सिर्फ इंटीजर्स हैं, तो 1/2 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि y = 2 के लिए वहां पे प्री इमेज ही अवेलेबल नहीं है। तो आपका सिर्फ ऑप्शन ये बचता है, इसको आप ऑन टू के लिए चेक करोगे, देखो x1 + 2 = x2 + 2, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ से x1 = x2 आ जाएगा 1 1 के लिए, और ऑन टू के लिए भी करोगे yx + 2, तो x आ जाएगा y - 2। किसी भी इंटीजर में से आप 2 माइनस करते जाना और क्या होगा। ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आएगा तो होल नंबर ही ना, जैसे -2 -3 -4 -3, जिसमें से 10 - 2 8 -10 - 2 -12, इस तरीके से नंबर आते जाएंगे जो कि बिलोंग करेंगे। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये वाला फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, ये सीबीएसई के पेपर में आ चुका है बहुत बार, और ये मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी करवाया था जब मैंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें टाइप ऑफ फंक्शंस मैंने इंट्रोड्यूस किया है, वहां पर भी ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। इसके अंदर क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, 2 ∞ to r। ठीक है, fx आपको गिवन है x² - 4x + 5, वो यहाँ से आपकी रेंज पूछ रहा है। रेंज मतलब कि जो यहाँ पर आपको ये डोमेन है 2 से इन्फिनिटी तक, और ये आपकी को डोमेन है r, तो उसके अंदर आपको वो रेंज पूछ रहा है कि इसकी मतलब कि इसकी जो मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, इस फंक्शन की सारे एलिमेंट्स जो भी डोमेन में उनकी इमेजेस कहाँ से कहाँ तक बन रही है वो आपको बताना है। तो इसको करने का इजीएस्ट वे क्या है, जो आपकी मिनिमम वैल्यू है 2। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए f2 पे चेक कर लो, 2² - 4 2 + 5, fx चेक f2 पे आ जाएगा आपका 4 - 8 + 5, ये आ जाएगा 9 - 8 दैट इज 1। ठीक है, जब आपके पास f2 है तो f2 है यहाँ पर वैल्यू, तो fx यहाँ पर आ रहा है 1।
ठीक है, एफ एक्स और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी, एफ ऑफ इन्फिनिटी चेक कर लो, इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस 4 इंटू इन्फिनिटी, ये तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो इन्फिनिटी, प्लस 5 इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस किया, उसमें से इन्फिनिटी ऐड किया, 5 ऐड कर दिया, तो क्या ही होगा, समुद्र में 5 बाल्टी पानी डाल भी दोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो इन्फिनिटी को जब यहाँ पे ट्रेस करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो रेंज आपकी मिनिमम वाले के लिए 2 आ रही है, मैक्सिमम वाले के लिए इन्फिनिटी, मतलब 2 के लिए 1 आ रही है, मतलब 2 से ही स्टार्ट हो रहा है हमारा जो डोमेन में वैल्यूज है। तो इसके अंदर आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 1 से इन्फिनिटी तक आ रही है। ठीक है, यही रेंज आ रही है आपकी 1 to इन्फिनिटी। दिस इज द इजीएस्ट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो ये इजीएस्ट है, आपको 3 तरीके से दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो सबसे इजी है, 2x, x ग्रेटर देन 3 है, x स्क्वायर है जब x की वैल्यू ऐसे है, और 3x है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब आपको फाइंड करना है f ऑफ -1, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4। अब इसको चेक करो, देखो f ऑफ -1 है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब 1 से लेस वाली सारी वैल्यूज के लिए माइनस, तो -1 के लिए ये आ जाएगा 3 इंटू -1। ठीक है, x क्या है, -1 है, प्लस f2 के लिए देखो जब x जो है 1 और 3 के बीच में है, ठीक है, इन बिटवीन ऑफ 1 एंड 3, तो यहाँ पर 2 लाई कर रहा है 1 और 3 के बीच में, तो ये वाला फंक्शन आएगा x स्क्वायर, मतलब कि 2 स्क्वायर, प्लस f4 देखो जब x ग्रेटर देन 3 है, तो 2 इंटू एक्स मतलब कि 2 इंटू 4। आप इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, -3 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ से सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 9 आंसर आ रहा है आपका। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, दैट इज 9। ठीक है, ऑप्शन ए 9। क्लियर है बेटा? यहाँ पर आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये बेटा अच्छे से कर लेना। आपने देखा जब से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आप अभी तक 3 टॉपिक कर चुके हो, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स एंड दिस इज एमसीक्यूज। मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझकर आए हो तो बहुत इजी है, मतलब आपकी प्रैक्टिस है, ये जो हो रही है आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रही है। मतलब इससे अच्छा पढ़ाने का तरीका, इससे अच्छा पढ़ने की स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती लिटरली। ठीक है, हाँ आपको सिर्फ ये है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या यहीं से तो निकल रहे हैं, पढ़ाते हुए बता तो रही हूँ, ये सीबीएसई में आए हुए हैं, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, अभी एक बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में आपके क्या लूंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लूंगी, तो आपको पता लग जाएगा सीबीएसई में आपके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप इतना कुछ कर चुके हो वो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके बेटा, आप अच्छा एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर बेटा रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। 1499 में पूरा साल आपके रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, अभी वहां पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, एक बार एक्सेस करके देख लो। वहां पर मैं फिर आपको बता दूं, वहां पर एक आपका बेटा प्रीव्यू का बटन है, आप कोर्स करिकुलम में जाओगे, इस आइकन को आप प्रेस करोगे वेबसाइट पर जाकर, तो प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाओ, वहां पर आपका करिकुलम ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना तो आपके पास करिकुलम ओपन हो जाएगा, और हर एक क्लास के सामने अगर आपके पास प्रीव्यू ऑप्शन लिखा है दैट मीन्स वो फ्री है। आप प्रीव्यू वर्ड पे क्लिक करोगे तो आप उस वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। ओके बेटा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले सारे जो भी नोटिफिकेशंस होंगे, नई नई वीडियोस डालूंगी एक छोटे छोटे टॉपिक पे। जो टॉपिक मैंने यहाँ पर बताया मुझे रिमाइंड भी करवा देना, वैसे मैं जल्दी से जल्दी डालूंगी भी, लेकिन अगर मैं भूल भी जाऊँ 1% तो आप प्लीज मेरे को रिमाइंड करवा देना, मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगी। ठीक है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से बस पता लग जाता है कि आप बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है, और आप कमेंट करके बता सको मैम कैसा लगा, या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, आप पूछ सकते हो। इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, 1499 मीन्स 1499, और आप इस कोर्स को 31 जुलाई 2027 तक एक्सेस कर सकते हो। ठीक है बेटा, वहां पे जाके सारा करिकुलम चेक कर लो, वीकली प्लानर को डाउनलोड कर लो। वीकली प्लानर भी जहां होगा वहां पर प्रीव्यू का बटन होगा, सेम ऐसे ही जो भी आपके लिए फ्री अवेलेबल है वहां पर प्रीव्यू का बटन है, आप उसको जाकर एक बार एक्सेस जरूर कर लेना।
ओके बेटा, थैंक यू सो मच।